तो जो जिसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोल रहे थे, कल्चर बोल रहे थे, और देखिए भारत के इतिहास के बारे में जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है और एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले की अंडरस्टैंडिंग होती है हिस्ट्री के बारे में, और तीसरी अंडरस्टैंडिंग होती है सिविल सर्विसेज वाले की। तीनों में बड़ा अंतर है। आम लोगों से जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में या कल्चर के बारे में, खास करके हिस्ट्री के बारे में, तो वो बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। जैसे आदिकाल, अनंत काल से चला आ रहा है, आदिकाल से है। तो आदिकाल मतलब क्या? आदिकाल कब से? तो हजारों लाखों सालों से है। तो जब वो सतयुग की बात करेंगे, त्रेता युग की, द्वापर की, वो अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है टाइम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो आम हम लोग चूंकि समाज में रहते हैं और परिवार में और समाज में कई तरह के लोग होते हैं। सब लोगों ने तो एमए हिस्ट्री नहीं किया है, ना ही सबने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे इंडियन हिस्ट्री लेकर के और यूपीएससी दे रखी है। तो अधिकांश लोग उस समझ वाले होते हैं हमारे साथ में। तो बचपन से हमारी जो समझ बनती है महाकाव्य काल की, या जब हम बात करते हैं तो हम लोग विलेन से, आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो आप सबसे समझदार लोगों में से हो, लेकिन आम लोगों के लिए आप खलनायक हो जाओगे अगर आप बात करोगे तो, क्योंकि आप रेशनल बात कर रहे हो, आप पढ़े लिखे वाली बात कर रहे हो, आप जो लिखा हुआ है वो बात कर रहे हो। तो आपकी समझ बिल्कुल अलग है, उनकी समझ बिल्कुल अलग है, तो वो उसके साथ मैच नहीं करती। अच्छा, उधर तो पंडित जी भी वही बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन है वो भी कम पढ़ा लिखा है, वो भी वही बात कर रहा है, मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं और सबसे समझदार आदमी माने जाते हैं वो भी वही बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं ये सब बेवकूफ है, मतलब तुम ही अकेले समझदार हो। तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो सिविल सर्विसेज का सिलेबस और उसकी जो टाइमलाइन है और उसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। और फिर स्कूल कॉलेज में जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनका वो कुछ लोग जो है उनके देशी अंदाज होते हैं, क्योंकि सब लोग तो पीएचडी करते नहीं है, हिस्ट्री के स्कॉलर नहीं है कि उन्होंने हिस्ट्री के म्यूजियम में गए हैं, वो जो है या बड़े बड़े जगहों पर जो आर्कियोलॉजी के जो म्यूजियम है या उन पे जाकर के स्टडी करते हो, कोई रैशनैलिटी नहीं रहती। तो आप तीन तरह की समझ के बीच में जीते हो। तो जैसे अभी हम विकिपीडिया में जब जाते हैं तो विकिपीडिया इंटर रिलेट कर लेता है चीज़ों को, और वहाँ पर बहुत सारे मुद्दों को, वो पुराने मुद्दों को भी जोड़ता है, नए मुद्दों को भी जोड़ता है। उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है विकिपीडिया की। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता रहता हूँ कि ऋग्वैदिक काल से पहले जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और 1500 बीसी के आसपास हम लोग ऋग्वेद को मानते हैं, और फिर ऋग्वेद 200-300 साल प्योर ऋग्वेद ही रहता है। लेकिन फिर आता है रामायण, 1200 के आसपास रामायण है, महाभारत लगभग 1100 के आसपास है, और उसके बाद फिर एकदम हम लोग बुद्ध और महावीर को मानते हैं। तो ये जो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है, ये आप कम से कम 15 सब्जेक्ट के साथ में जोड़ सकते हो। और फिर जैन धर्म का साहित्य तो वो भी इसको प्रूव करता हुआ दिखता है। मैंने आपको बताया था नेमिनाथ जो थे, वो नेमिनाथ जो है भगवान कृष्ण के ब्रदर बताए गए हैं, तो भगवान कृष्ण के भाई हैं वो। तो भगवान कृष्ण रहे होंगे तभी तो वो यदुकुल के थे, यादव थे वो, और इसीलिए नेमिनाथ के वजह से वो जो है वो वहां पर तीर्थ बना हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में तीर्थ बना हुआ है नेमिनाथ भगवान का। तो इसीलिए लोग वहाँ जैन तीर्थ यात्री जाते हैं, क्योंकि वो द्वारिका जो था वो भगवान कृष्ण का था। तो बाकी तीर्थंकर आपको बिहार में और इधर मिलेंगे, और जैन तीर्थंकर जो 22वें हैं वो आपको नेमिनाथ वहां मिलेंगे। तो इसका मतलब जब नेमिनाथ 1100-1200 के आसपास हैं तो भगवान कृष्ण भी 1100 आसपास, क्योंकि वो उनके कजिन है, तो कजिन भी तो उसी समय में होंगे। तो महाभारत फिर 1100-1200 बीसी का है। फिर इसी दौरान में आप हस्तिनापुर और महाजनपद काल और कुरु और पांचाल और वो सब बातें करोगे तो वो मिल जाता है, महाजनपद काल मिल जाता है। इस समय की स्टेटोग्राफी और वो जो अगर आप ज्योग्राफी में जाओगे तो वो मिल जाएगा, रिवर स्ट्रेटिफिकेशन और तमाम चीजें। नदियां किस किस कोर्स में बहती थी, सरस्वती कब गायब हुई, गंगा यमुना कैसे थी, तो ज्योग्राफी में जब जाओगे और उसकी हिस्ट्री देखोगे तो वो मैच कर जाएगी। उस समय के जीवाश्म या कार्बन डेटिंग के साथ बात करोगे तो वो चीजें जुड़ जाएंगी। तो 50 तरह की चीजें प्रूव करती है
लेकिन वो जो बोलचाल की हिस्ट्री, जिसको मैं आम लोगों की हिस्ट्री बोलता हूँ, उसको प्रूव करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना तो कहीं लिखा हुआ है, ना दूसरे, क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रंथ भी प्रूव करते हैं, जैन धर्म ग्रंथ भी प्रूव करते हैं। उस समय अगर कोई भी पढ़ा लिखा अगर कुछ भी साक्ष्य छोड़ के गया तो वो सारे प्रूव करते हैं और सब इंटर रिलेट होते, दोनों को क्रॉस चेक कर सकते हो आप, हर चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये जो हिस्ट्री लिखी गई है, इसके कुछ प्रमाण हैं, एविडेंस हैं, कई तरह के एविडेंस हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, ज्योग्राफिकल वाले हैं, साइंटिफिक वाले हैं, लिटरेरी सोर्सेज तमाम प्रकार के इंटर रिलेटेड करोगे तो एक कनेक्शन मिलता है। लेकिन उनका क्या है, उनका तो बस ये है कि हम कह रहे हैं इसलिए मानो, हम बड़े हैं इसलिए मानो, तुम छोटे हो, आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, सवाल करते हो, मतलब ये तो फालतू बात हुई। तो रैशनैलिटी तो कहीं है नहीं, तार्किकता कहीं है नहीं, तो सिद्ध आप कर नहीं सकते, तो फर्जी चीज हुई। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ऐसी हिस्ट्री की जो टाइमलाइन के हिसाब से जो बिल्कुल प्योर चीज है, वो ये बेसिक है, यहां से इंडिया की नींव पड़ती है, इससे इंडिया जाना जाता है। यहां से हम बोलते हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारत है, या फिर जो सनातन धर्म की बात हम लोग कहते हैं उसकी शुरुआत भी माने। कई लोगों को लगता है कि अगर केवल 1200 BC में रामायण को मानेंगे, भगवान राम को मात्र इतना मानेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, थोड़े पुराने तो होने चाहिए, कम से कम 5000 साल तो बताओ। तो वो अपने सुविधा से बहुत सारे लोग जो है उसको वो बढ़ाते हैं। तो फिर रैशनैलिटी आ जाती है कि क्या कोई, जो हनुमान जी जो है वो दोनों में रहते हैं, रामायण में भी रहते हैं, महाभारत में भी रहते हैं, तो कोई बंदर जो है इतने समय तक जी सकता है क्या? फिर बोलता नहीं वो तो अमर है ना, तो उसके लिए फिर नया कंसेप्ट लेके आओ कि उसके लिए अमरता वाला, यानी वो मरते नहीं है, तो बहुत झंझट हो जाता है। आप वैसे ही अंदाजा लगाओ तो वैसे ही वो प्रूव होता हुआ दिखता है, उसमें प्रूव होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके उसको रेशनल बना सकते हो और वो चीजें पात्र भी जोड़ते हुए नजर आएंगे। फिर मैंने आपको बताया था जैसे विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, परशुराम है, ये एक पोस्ट थी, ये पोस्ट थी, तो पोस्ट मान करके देखोगे तो वो काम हो जाए। जैसे आप कहोगे कि मेरे, आपके पिताजी कहेंगे कि तुम मेरे तुम्हारे दादाजी का भी जो सर्टिफिकेट बनाया था वो SDM ने बनाया था या कलेक्टर ने बनाया था, मेरा ये जो सर्टिफिकेट है ये भी कलेक्टर का, आज हम तुम्हारा सर्टिफिकेट भी कलेक्टर से बनवा रहे हैं। तो कलेक्टर कोई एक व्यक्ति नहीं है, उस समय में कलेक्टर कोई रहा होगा, इनके समय में कलेक्टर कोई और रहा होगा, अभी कलेक्टर कोई और है। तो परशुराम जो है एक पोस्ट रही है, तभी तो उसने 17 बार जो है वो विनाश किया, एक व्यक्ति ने नहीं किया, उस पोस्ट पे जो जो रहा है उसने विनाश किया। आपको समझ में आ रहा है? तो स्टोरी जो है आपको समझ में आएगी। तो कुछ थोड़ी सी रैशनैलिटी उसके साथ जोड़नी पड़ेगी जब आप सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री पढ़ोगे, तब आप भारत का जो सनातन धर्म है या भारत का हिंदू धर्म है वो कैसे डेवलप हुआ, हमारे ये जो महाकाव्य हैं रामायण महाभारत जैसे, ये कैसे डेवलप हुए, भारतीय संस्कृति का विकास कैसे हुआ, इन सब की हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट होगी और वो क्रॉस चेक करते हुए साफ साफ समझ में आती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भावना करो कि ऐसा है, तुमको मान लेना चाहिए क्योंकि तुम हिंदू हो, इसमें शंका नहीं करते, नहीं तो पाप लगता है। तो ऐसी चीजों से काम नहीं चलता, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। और अगर ये करोगे तो फिर जो भी लिखा गया है इतिहास वो बहुत ही अच्छा लिखा गया है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं है, उसमें शंका करने की भी जरूरत नहीं, वो बिल्कुल साफ साफ है। तो मुझे लगता है आपको एक भूमिका तो समझ में आ गई कि जिस इतिहास को हम लोग जहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से भारत बनना शुरू हो रहा है। और अगर आप कहोगे कि नहीं ऐसे बहुत सारे मनवंतर हुए, मनु हुए, फलाने हुए, ये हुए और ऐसा ऐसा हुआ और 12,000 साल पहले ये हुआ, अरे भाई नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, वही आपकी 8000 के आसपास है। गुफाओं से पहली बार मनुष्य निकल करके ही पहली बार 10,000 BC में आया। तो 20,000 और 50,000 और 4 लाख साल पहले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ना, जो सीधा भी खड़ा नहीं हुआ था। तो फिर उसके साथ मैच कैसे करोगे? और उस समय तुम बता रहे हो कि महल बन गए थे और वरमाला डाली जा रही थी, ये तो बहुत बाद की, विवाह नामक संस्था का शुरुआत नहीं था। वहां तुम उनको ले जाकर कहाँ फंसा रहे हो उनमें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में? हाँ, पहले तो होमोसेपियंस तो होने दो उनको, सबसे पहले तो होमोसेपियंस हुए ना। तो वो फिर एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी मैच करता हुआ दिखेगा, बायोलॉजी के साथ भी मैच करता हुआ दिखेगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो डार्विन का है, डार्विनिज्म भी वहां प्रूव होता हुआ दिखेगा,
ठीक है। और केमिकल सिंथेसिस और ये जो तमाम प्रकार के इवोल्यूशन की जितनी तरह की थ्योरीज हैं वो सब भी उसको प्रूव करते हैं। तो यूनिवर्सल होता है, अकेला नहीं होता। और फिर जब हम चाणक्य के समय में आएंगे तो उसके साथ कौटिल्य के साथ में हम उनको एरिस्टोटल को और उनको जोड़ पाएंगे, क्योंकि ग्रीक में वो था। एक तरफ तो आप मानते हो कि अलेक्जेंडर का जो गुरु था, मास्टर था, वो एरिस्टोटल था, तो चंद्रगुप्त का मास्टर जो था वो चाणक्य था। तो दोनों समकालीन हुए ना, क्योंकि उसने आक्रमण किया था चंद्रगुप्त के समय में, तो उसका मास्टर भी जिंदा था, लगभग इसका मास्टर भी जिंदा था। तो दोनों की आइडियोलॉजी को, तो मेगास्थनीज आया था, वो एक तरह का वो एम्बेसडर था उस चीज का, ज्ञान का, नॉलेज का। और यहाँ नॉलेज ओशियन हम लोग मानते ही हैं कि कौटिल्य जो था वो था। तो दोनों एक्सचेंज हुआ है। हो सकता है यहाँ की चीजें उन्होंने कुछ सीखी हो, वहाँ की चीजें हमने कुछ सीखी हो। तो ये सब चीजें मैच करती हैं। फिर यूनानी साहित्य में वो सारी चीजें दिखती हैं कि यहाँ क्या क्या था, तो इसका मतलब प्रूव होता है। तो रियल हिस्ट्री, कल जो मैं आपको बता रहा था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री, तो रियल हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है वो मेगास्थनीज से होती है, कौटिल्य से होती है। मेगास्थनीज और कौटिल्य पहली बार हिस्ट्री को सही ढंग से लिखते हैं। वो इंडिका में लिखता है या अर्थशास्त्र में लिखते हैं। यहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है। तो इतिहास का बेस बनते हुए आपको दिखना चाहिए, आम लोगों की तरह नहीं सोचना। दूसरा, स्कूल कॉलेज में जो प्रोफेसर टीचर पढ़ाते हैं उनकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी आम लोगों से उठी हुई होती है, थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज जैसी नहीं होती। वो कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, क्योंकि उनको घर परिवार में भी रहना है, रिश्तेदारों में जाके भी बैठना है, तो वो रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो उनको सोसाइटी में बने रहने के, सोशल बने रहने के लिए वो क्या करते हैं कि एक बीच की हिस्ट्री तैयार कर लेते। नहीं, आप कह रहे हैं वो भी बात सही है, ठीक है। तो जो टीचर प्रोफेसर होते हैं स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाने वाले, वो बीच की हिस्ट्री तैयार कर लेते हैं। वो बात, लेकिन किताबों में लिखा है ना, तो हमको ये थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, लेकिन बात तो आप ही की सही है। वो उन्हीं की बात को ठीक मान लेते हैं, तो वो फिर बाहर हो जाते हैं सिस्टम से। हाँ, सिविल सर्विसेज वालों को, आईएएस को आइसोलेट रहता है, उसके बंगले में रहता है, ऑफिस में जाता है, तो आम लोगों से मिलता नहीं है। और ऐसी माइंडसेट का अगर कोई एमए बीए किया हुआ आदमी होता भी है ऑफिस में, तो उसको डांट दिया, चल अपना काम कर, हम बता रहे हैं वो कर, तो वो एक तरफे में काम चल जाता है उसका, ठीक है ना। इसलिए सिविल सर्विसेज वाले को उससे ऊपर उठना पड़ता है और उसको रैशनल बना रहना पड़ता है। तो रैशनैलिटी बहुत जरूरी होती है। और इसी रैशनैलिटी की नहीं होने की वजह से पूरी दुनिया में अभी एक प्रकार की, अलग ही प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत कम आईक्यू के लोग चुनाव जीत रहे हैं। उसका कारण है कि जनता को ये एहसास करा दिया, जनता को ये एहसास करा देना कि हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और जनता को पता भी है, जैसे ट्रंप वाला जो मामला है, ट्रंप के जो फॉलोअर हैं अमेरिका में, ट्रंप के फॉलोअर जानते हैं कि ये खुद का भला कर रहा है, हमारा भी नहीं कर रहा, फॉलोअर का भी नहीं कर रहा, लेकिन वो ट्रंप के फैन है, ट्रंपियन है वो। और ट्रंप के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकते। और उनको मालूम है ट्रंप सिर्फ अपना भला कर रहा है। और ट्रंप बोलता भी है कि मैं तो हूं ही ऐसा, उसके बावजूद वो उसके फैन है और उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, उसको हारते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। मतलब एक अलग ही प्रकार की अफीम है ये धर्म की अफीम से भी खतरनाक अफीम है कि आप जानते हो कि ये ठीक नहीं है, अच्छी तरह से जानते हो कि बहुत बेकार है, उसके बावजूद उसको सपोर्ट करना और मरते दम तक करना, उसके लिए मर जाएंगे। मतलब कमाल है। मतलब एक अलग ही प्रकार की पॉलिटिक्स है। विक्टर ऑर्बान के प्रति लो, जेयर बोल्सोनारो के प्रति लो, ब्राजील में कहीं पे भी लो, ये पता नहीं कुछ लोगों ने अभी निकाला है, बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं अभी इस बारे में कि आखिर ये क्या मनोविज्ञान है। तो ये तो मोबोक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि भीड़ का भी एक मनोविज्ञान होता है। पर ये क्या चीज है कि एक गलत आदमी ये एहसास दिला देता है कि मैं ही तुम्हारा उद्धारक हूं और तुम मेरी शरण में आओ और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे कॉलेज में होता है एक लड़का जो सब महिलाओं को, लड़कियों को छेड़ता है, टीचर के खिलाफ भी उलझुल बकता है, उसके बावजूद 8-10 बच्चे उसके साथ बैठे रहते हैं, क्लास में भी नहीं जाते, उसी के साथ बैठे रहते हैं। और उसकी बहन को भी छेड़ता है, उसके बावजूद भी बैठे रहते हैं। कमाल है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? वो उसके फैन रहते हैं और उसकी तारीफ करते रहते हैं। और चुनाव अगर वो लड़ ले तो हो सकता है वो जीत जाए, वो चुनाव भी जीत जाता है। अभी आप देख नहीं रहे हो सब नमूने कैसे खड़े हुए हैं और क्या क्या चल रहा है अभी ये सब।
सब साफ साफ महिलाएं खड़ी हुई हैं चुनाव में, लेकिन पति के नाम लिखे हुए सभी। पितृसत्तात्मक समाज का कई बोलते नहीं नहीं कोई पितृसत्तात्मक नहीं है, तो पितृसत्तात्मक नहीं है तो फिर क्या है? महिला को अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़े होने दो। सुधा अरविंद तो सुधा को सुधा ही रहने दो ना, अरविंद कहां से आ गया उसमें? वो अपनी आइडेंटिटी से लड़े, वो प्रत्येक नागरिक है ना, वो तो इंडिविजुअल नागरिक है, उसको लड़ने दो। और बाद में तुम चलो उसके मिसयूज करोगे उसके नाम का और उसके पद का, वो भी चलो देखा जाएगा, लेकिन तुम तो शुरुआत का उद्देश्य तुम्हारा यही है कि उसको हमारे साथ जोड़ के रखेंगे। तो ये सब चल रहा है और हम सब लोग इसको खुलेआम देख रहे हैं, बल्कि सारे प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग को सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन ये लेना चाहिए कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, ये कौन है साथ में? चुनाव तुम लड़ रहे हो ना, फॉर्म भरने तो वो महिला गई है, चुनाव का फॉर्म किसने भरा? तो ये फोटो इसका क्यों लगा रखा है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। तो इसका मतलब इस देश की आधी जनसंख्या की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं कभी भी। और ऐसे में कोई महिला जिसका पति नहीं है या विडो है या जिसको छोड़ दिया गया, वो तो अपने आप ही चुनाव से बाहर हो गई, क्योंकि अकेली महिला का फोटो देख के आम लोग अब ये जो जेन्युइन वाकई में जैसा पोस्टर होना चाहिए, अगर कोई पोस्टर बना ले बिना पति के अकेली महिला का, तो वैसे ही कोई जो है ऑब्जेक्शन कर लेगा, इसका आदमी कहाँ गया उल्टा हो गया मतलब जो गलत चीज है वो ऑब्वियस है और जो सही हो रहा है उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो समाज ऐसे परसेप्शन बनाता है, ऐसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तैयार होता है, इस तरह से तैयार होता है, तैयार कर दिया जाता है, प्रचार करके कर दिया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। दुनिया में कुछ एनजीओ बने हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ रहे हैं। अब इसलिए भी एनजीओ बन गए कि सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर कोई गलत चीज फैलाई जा रही है तो वो जागरूक करेंगे जनता को कि ये गलत है। दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब से उन्होंने लताड़ लगाई है उसको नूपुर शर्मा को, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट लिखने लगे। आपने देखा ना, जब उन्होंने पटाखे पे बैन किया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे गेट पे ही फोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गेट पे जाके पटाखा फोड़ा उसने, बोले अच्छा तुम बैन लगाओगे तो ये कमाल है, मतलब ये क्या है? तो दो चीजें हैं कानून के साथ, न्याय के साथ में, एक तो सही न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, यानी कि सही फैसले होने चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, उस सच को पचाने की ताकत भी समाज के अंदर पैदा करनी पड़ती है। दो तरह की चीज, सच को एक्सेप्ट करने वाला समाज भी तैयार करना पड़ता है। सच क्या है? अगर मान लिया जाए सच को ही यदि झूठ बना दिया गया और झूठ को यदि सच बना दिया गया और कोर्ट ने सच्चा फैसला दिया तो समाज उसको मानेगा ही नहीं। जैसे डीजे बजाने के लिए मना किया हुआ है कि डीजे नहीं बजा सकते, लेकिन आपने डीजे सुना है ना? अभी जब कोई भी यात्रा निकलती, कुछ होता है, क्यों डीजे बजा पाता है? क्योंकि विधायक का आदमी है, पार्षद का आदमी है और पार्टी का आदमी है, और कलेक्टर और एसपी और एसडीएम और इन सब का काम क्या है? डीजे रोकना है, और डीजे कोई रोक नहीं पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट है, 75 साल के, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और उसको जो है ड्रिप चल रही है, और डॉक्टर ने कहा है कि इसके आसपास शोरगुल ना करें, डीजे जहां होता है ना फुल आवाज वाला, फुल साउंड, उसके नजदीक से आप निकलो, स्वस्थ आदमी का हार्ट कांपने लगेगा, उसके बिल्कुल नजदीक से कभी आप निकल के देखो, कपा जाओगे खुद। और वो अगर आपके घर के पास से निकल रहा है, हो सकता है वो चल बसेगा, उस वाइब्रेशन से चल बसेगा, इतना खतरनाक होता है। लेकिन वो अनुमति नहीं है उसकी डेसिबल के हिसाब से, लेकिन वो बजता है। बहुत सारे पटाखे की अनुमति नहीं है, रात को 10 बजे बाद पटाखे की अनुमति नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो रात को या 1 बजे तक, लेकिन आपका पड़ोसी चुप ही नहीं होता, अभी तक पटाखे, जबकि 10 बजे बाद नहीं चला सकता, तो आप जेल भेज सकते हो क्या उसको? नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि कानून तो बन गया,
लेकिन इंप्लीमेंट कराने के लिए, कंप्लायंस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए समाज में वो वातावरण चाहिए जो सच को सच माने। वो सोसाइटी बनानी पड़ती है। इसलिए मैंने आपको भी रैशनैलिटी की बात की। रैशनल सोसाइटी वो होती है जो सही कानून तो बनवाती है, सही गाइडलाइन तो जारी करवाती है कोर्ट से, लेकिन साथ साथ उसका पालन भी करवाती है। पालन करवाने के लिए वो समाज भी तो होना चाहिए ना। सब लोग लाइन से चलेंगे या सब लोग जूते वहां उतारेंगे, ये लिखा हुआ तो है, लेकिन सब उतारें भी तो सही। नहीं उतारे ना, आपने किसी ने कुछ नहीं किया तो सब आगे लेके जाएंगे, फिर तो लिखे होने का कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो आप बोले लिखा तो है, लिखने से नहीं, वहां उतरना चाहिए सबके शूज, के आगे कोई भी शूज लेके नहीं जाएगा। वैसा समाज चाहिए, सच को स्वीकार कर सकने वाला समाज। तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो सिलेबस होता है वो तैयार करता है। स्कूल कॉलेज तैयार नहीं कर पाते। स्कूल कॉलेज तैयार कर रखे होते तो जितने ग्रेजुएट है कम से कम वो तो पालन कर ही रहे होते। स्कूल कॉलेज तैयार कर ही नहीं सकता। फिर हमारा समाज या हमारे परिवार या सोशलाइजेशन ये कर पाते, फैमिली वाले कर पाते तो वो कर लेते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी माता पिता भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे, शिक्षक अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे, तो फिर कौन करेगा? कोर्ट करेगी नहीं। कोर्ट तो ऑर्डर देके बैठ जाता है, एग्जीक्यूट कराना तो फिर प्रशासन का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेबस ऐसा क्यों डिजाइन किया गया, क्योंकि आप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हो, आप एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, और आपको ये एग्जीक्यूट कराना है उस समाज से जो करना नहीं चाहता, जो एग्जीक्यूशन करना नहीं चाहता उससे एग्जीक्यूट कराना। इसलिए आपका सिलेबस इस टाइप का है। तो इसके लिए आपकी रैशनैलिटी बहुत हायर क्लास होनी चाहिए। अब आ गया समझ? आम रैशनैलिटी से काम नहीं चलेगा, लोकल रैशनैलिटी से काम नहीं चलेगा। आपकी रैशनैलिटी बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका सिलेबस इस टाइप से डिजाइन किया गया। तर्क, तथ्य, प्रमाण पे आधारित और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली रैशनैलिटी, ठीक है ना? ये करना बहुत जरूरी है। तो वो जो एनजीओ वगैरह हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो खबर चल रही है ये गलत है, असली बात ये है और ये इसके सपोर्ट में एविडेंस है, ये चीजें। अभी बहुत सारे न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वाले वेबसाइट पे वो निकालते हैं फैक्ट चेक वाला कि ये वायरल हो रहा है, ये गलत है और इसके फैक्ट्स हमने चेक किए और ये सच्चाई है। ये भी समाज सेवा है, लोगों को जागरूक करना। नहीं तो वातावरण ऐसा बन जाएगा कि सच झूठ बन जाएगा और झूठ सच बन जाएगा। क्योंकि जो दिखाया दिया जाता है लोग बोलते हैं नहीं ये तो टीवी में आया था, ये तो अखबार में आया था, ये तो हमने देखा था और इसका मतलब तो ये है, तुम हमको गलत बता रहे हो तो जो सच बता रहा है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल कानून से ऑर्डर करवाना या कहीं से कुछ अच्छी चीज पास हो जाना वो काफी नहीं है। उसके लिए समाज में वातावरण बनना भी बहुत जरूरी है। तो दो तरह की, एक जनरल जो आपको बताया फेक न्यूज या पेड न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन पे कभी भी कोई भी सवाल आ जाएगा। तो आपने देखा पूरा श्रीलंका इसी का शिकार हुआ। अभी दुनिया के बहुत सारे देश इसी का शिकार हुए। ट्रंप जो आया वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, बल्कि ट्रंप ने ये फैलाया था कि बाइडेन जो है बच्चा चुराने वाले गिरोह का आदमी, और लोगों ने मान लिया कि बोले हाँ, और एक संप्रदाय टाइप बन गया, एक तरह का वहां सेक्ट बन गया और उसके फॉलोअर बन गए और एनजीओ बन गया। वो एनजीओ ये बात करता था, क्या बोलते थे उसको, क्या नाम बताया था, दो हैं वहां ऐसे, हाँ कोई नाम है उसका, वो बन गया, आप सर्च करना। तो उसमें बोलते हैं ये बच्चा चुराता है। बाइडेन उसका खास है, मतलब फाउंडर है एक तरह से। कमाल है, मतलब जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है उसका काम वहां के अमेरिका के लोगों के बच्चे चुराना है, और उसमें और युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं उसको, उसके फॉलोअर। तो कुछ भी वाहियात चीजें, कुछ भी, और वो चल जाती हैं और लोग मानने लगते हैं, फॉलो करते हैं और स्ट्रांगली लिखते हैं कि हाँ ये ऐसा है, दावे के साथ बोलते हैं। तो झूठ को कितने दावे के साथ बोला जाता है, कितनी गलत चीजें हैं।
ऐसे में हिस्टोरिकल अगर आप एविडेंसेस के हिसाब से या क्रॉस चेक करते हुए अगर नहीं पढ़ेंगे और आप एक फर्जी टाइप की हिस्ट्री पढ़ने लग जाएंगे तो कैसा होगा? तभी तो ओल्ड एनसीईआरटी ढूंढते फिरते हैं लोग। ओल्ड की क्यों जरूरत है भाई? अब नई वाली क्यों नहीं पढ़ लेते? नए में तो और अच्छा होगा। नहीं, नए में उसने गड़बड़ कर दिया ना, बदल दिया है। हमको असली वाली पढ़नी है, असली वाली पढ़नी है। आपको पता चलेगा कि कोई एक महिला है जिसने विवाह नहीं किया मान लीजिए, या और उसके पति ने, वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी या बहुत स्कॉलर थी, पीएचडी कर लिया, उसका पति चाहता था कि वो पीएचडी ना करे, इस बात पे तलाक हो गया, और उसके पास हजारों किताबें हैं घर में और बहुत विद्वान है, और 70 साल तक उसको तरह तरह के प्राइज मिलते रहे, और 72वें साल में हो सकता है उसको डायन घोषित कर दिया जाए और मोहल्ले वाले उसको पीट पीट के मार डालें। मतलब ऐसे दृश्य आ सकते हैं। तो आपको लगेगा कि जिसको ज्ञानपीठ मिलना चाहिए या जिसको भारत रत्न या पद्म विभूषण मिलना चाहिए, पद्म भूषण देना चाहिए, और जिसको लड़कियों को अपना रोल मॉडल मानना चाहिए, उसकी हत्या हो गई। वो भीड़ आई और उसने पीट पीट के मार डाला। ये नौबत आ जाएगी, ऐसी स्थितियां डेवलप हो जाती हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने बहुत अनुशासन से अपनी जिंदगी जी है और समाज और राष्ट्र के लिए और उसके लिए बहुत कुछ किया, हो सकता है उनकी हत्याएं होने लगी। और जो बिल्कुल एकदम नकारा उठाई गिरे टाइप में और पूरी जिंदगी जिनकी बिल्कुल अराजकता में बीती है और सारे गलत काम किए, जिन्हें जेल में होना चाहिए, वो लोग सम्मानित हो रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं और उनका स्वागत सम्मान हो रहा है और चारों तरफ उन्हीं के पोस्टर लगे हुए हैं। तो जिन्हें जेल में होने चाहिए, तो धीरे धीरे समाज ऐसा बन जाएगा आपका, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से, कि अच्छे लोग समाज से डिलीट कर दिए जाएंगे और उनको महिमा मंडित कर दिया जाएगा, ग्लोरीफाई कर देंगे। तो वो सोसाइटी कैसी होगी? और फिर हमारे नए बच्चे किसको आदर्श मानेंगे और वो कैसा बनना चाहेंगे? तो फिर हम कैसा समाज बना रहे हैं, कैसा समाज बनाएंगे? रेशनल बात करने वाला देशद्रोही हो गया, रेशनल बात करने वाला देश का गद्दार हो गया और समाज का दुश्मन हो गया, और वो अधार्मिक हो गया, और नाटक करने वाला और बेवकूफ बनाने वाला और जेब कतरे टाइप का और उठाई गिरे टाइप का गुटका छाप आदमी जो होता है, जो जिसकी पार्टियां जो होती है शाम 8 बजे 9 बजे पार्टियां शुरू हो जाती है, होटलों में उसकी रंगीन शामें होती है, यहाँ वहाँ उसके किस्से तैरते रहते हैं, वो आदमी जो है रोल मॉडल हो गया युवाओं का। और उसका तो रोजगार भी उसको तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी डील करता है, करोड़ों की डील करता है, और पॉलिटिशियन का खास आदमी या खुद ही पॉलिटिशियन हो गया। तो ये समाज बन जाएगा। इसलिए हिस्ट्री भी अपनी हिस्ट्री चुन लो, अच्छी वाली हिस्ट्री चुन, कि हमको किस धारा में बहना है और कैसा समाज बनाना है। वैसी आपकी हिस्ट्री होगी। तो सबकी हिस्ट्री अलग अलग है, जैसे सबके अपने अपने राम होते हैं, वैसे सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। सबको सूट करने वाली है हिस्ट्री। हिस्ट्री सूट करती है तो वो पढ़ता है। तो सिविल सर्विसेज में रैशनैलिटी के हिसाब से हिस्ट्री सूट करती है, तार्किकता के हिसाब से। उसको आप किसी भी कसौटी पे कसो, वो हिस्ट्री खड़ी रहती है, टूटती नहीं, बिखरती नहीं, क्योंकि वो प्रमाण लेके प्रस्तुत हो जाती है। हिस्ट्री प्रमाणों पर आधारित होती है, एविडेंसेस होते हैं उसके, हिस्टोरिकल एविडेंसेस हम बोलते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एविडेंसेस उसके साथ चलते हैं। वो बीच में ऐसे हवा में झूल नहीं सकती वो हिस्ट्री। आप किसी भी कास्ट को किसी भी एंगल से उसको, किसी भी एक पर्सन को या प्लेस को या किसी इंसिडेंट को अगर आप रखोगे तो हवा में नहीं झूल सकता, उसके कनेक्शंस बैठते हैं। जैसे सिकंदर का आक्रमण, तो कहां से आया तो यूनानी साहित्य भी बताता है। फिर आक्रमण है तो किस पे आक्रमण हुआ तो भारतीय साहित्य भी बताता है, यूनानी साहित्य भी बताता है। फिर यहाँ वो राजा था, बोले हाँ था, इस पे आक्रमण हुआ था, उसकी अपनी कहानियां। फिर उसकी शादी कहाँ हुई थी तो वो उसके रिश्तेदारों के बारे में बताएगा कि यहाँ जो राजा जिस पे आक्रमण हुआ था उसकी शादी यहाँ हुई थी, ये उसका ससुर था। तो उस समय युद्ध हुआ था तो किन किन ने उसकी मदद की थी, तो वो बता 10 राजाओं के नाम बता देगा कि ये लोग आए थे, ये नहीं आए थे, और ये आ सकते थे लेकिन नहीं आए थे। ऐसे करके कहानियां बनती हैं।
ऐसे हवा में नहीं झूलता कोई कैरेक्टर और कोई प्लेस और इंसिडेंट के ऐसे ही बस यूं है मान लो ऐसा है, ऐसा नहीं होता। उसकी पूरी क्रोनोलॉजी होती है, उसके किरदार होते हैं तरह तरह के, उन सबकी भी अपनी कहानियां होती है। चंद्रगुप्त की जिन लड़कियों से शादी हुई है उनके परिवारों की अपनी कहानियां, वो एक साम्राज्य है वो भी उस जमाने के हिसाब से, मैट्रिमोनियल अलायंस है वो। तो चाणक्य कहां से आया? हवा में आया नहीं, वो टीचर का लड़का था, चाणक्य का लड़का था। एकदम हवा में कैरेक्टर पैदा नहीं हो जाता, जैसे कार्टून में हो जाते हैं। कई सारी मूवीज होती हैं जिसमें कोई आता है और चला जाता है, उसके बारे में और कुछ पता नहीं होता है कौन, ये कहां से आ गया था इसमें, है ना। कई बार होता है ना ऐसा, स्पेशल कास्ट वाले क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो वो एकदम से आते हैं चले जाते हैं, तो स्टोरी में सूट नहीं करता, चाहे उसका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड हो, लेकिन वो मूवी के शुरू में ही बना देता है उस बैकग्राउंड को, शुरू में बना देता, एकदम से नहीं। जैसे आपने देखा कि वो जो मूवी थी जो विवादित थी मलिक मोहम्मद पद्मावत वाली मूवी में आपने देखा कि वो अलाउद्दीन खिलजी के बैकग्राउंड को भी बता रहा और पद्मिनी के बैकग्राउंड को भी बता रहा, दोनों के बैकग्राउंड को साथ साथ लेकर के मूवी शुरू करता है। उसके अलावा वो मलिक काफूर को उसको लाता है तो उसका भी बैकग्राउंड वो कहीं का एकदम से, ये कहां से आ गया कैरेक्टर, और इतना इंपॉर्टेंट है आगे जाकर के बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला है, तो उसका भी कहीं से पहले से ही वो देख के रखेगा कि इसके साथ पहले से था। एकदम से पिक्चर में नहीं ले आते उसको, और उसको एक आध बार उसके साथ पहले दिखाते हैं। जब वो कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए किसी मिशन पे जाएगा उससे पहले एक दो बार उसको उसके साथ दिखाया जाएगा, नहीं तो एकदम से वो कह देगा चलो तुम जाओ, तो ये क्यों जाए, इसका चयन क्यों किया गया, उसका कारण उसको पहले देना पड़ता है, तब जाकर के मूवी कंप्लीट होती है और स्टोरी बनती है। चीजें समझ में आ रही ना आपको, तो हिस्ट्री ऐसे नहीं बनाई जाती, और हिस्ट्री को बदला भी नहीं जा सकता, तो हिस्ट्री को बदलोगे कैसे, पूरी पिक्चर ही धुंधली हो जाएगी, वो स्पष्ट ही नहीं रहेगी। उसको स्पष्ट कैसे करोगे, कहानियों के किरदार इधर उधर भागेंगे तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और हैप्पी एंडिंग नहीं होगा या उस टाइप का नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सिर पकड़ आप किसी मूवी में जाओ और बिल्कुल हीरो मर जाए और नाचता कूदता फिरे विलेन, हाँ, और लड़की को भी वही ले गया हीरोइन को और वो नाच कूद रहा, तो अब ऐसे में तो आप सिर पकड़ के बह रहा होगे, बोले क्या देखा हमने आज ये, मतलब। तो जब वो मरता है और वो उसके साथ शादी होती है लड़की की उसके साथ, तो फिर आपको सुकून मिलता, हाँ मतलब ये जो सारी कवायद इसी के लिए थी, मतलब ठीक ठीक हुआ है, तब आप आते हो ना पकड़ बिल्कुल ठीक से बाहर। तो ऐसे फ्रस्ट्रेट बच्चे जो है अगर फिर प्रशासन में जाएंगे तो, इसलिए सिविल सर्विसेज का चाहे दुनिया का आपका एजुकेशन का सिलेबस बदल जाए, लेकिन सिविल सर्विसेज का सिलेबस नहीं बदलेगा, और सारे कलेक्टर ऐसे पागल होंगे तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं बदला जाएगा। और बदलेगा तो फिर किताबें अभी की बदल जाएंगी, तो इन दिनों की जो सही किताबें हैं उनको ढूंढा जाएगा पढ़ने के लिए कि 2020 से पहले की किताबें लेके आओ, वो जो चलती थी उससे पढ़ेंगे, फिर उनके पीडीएफ ढूंढते फिरोगे, फोटोकॉपी कराते फिरोगे। तो सिविल सर्विसेज की तो उसी से होगी, इसलिए आपका इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है सोसाइटी से भी और एजुकेशन से भी। तो उसके कुछ स्लॉट है कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, महाभारत से, तो महाभारत के यहाँ से, रामायण के यहाँ से, ऋग्वेद के यहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यहाँ से आप भारत को बनते हुए देखते हैं। तो इसके जो माइलस्टोन जितने भी हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो जो सॉफ्टवेयर के तौर पे चेंज करते हैं, अमूर्त चेंज करते हैं, वो चीजें होंगी कल्चर, और जो जो हार्डवेयर के तौर पे चेंज करते हैं और साफ साफ दिखता है कि टेंजिबल है, इसको हाथ लगाया जा सकता है, वो है सिविलाइजेशन, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री वाकई में रैशनैलिटी के साथ क्यों पढ़नी चाहिए, उसका कारण मैंने अभी आपको बता दिया। किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का स्थान नहीं होना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में अंतर बताया था मैंने, याद है आपको? मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको गलत जानकारी देना, और गलती से भी दी जा सकती है,
उसको पता नहीं है इसलिए जानकारी भी दे सकता है मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानबूझ करके आपके दिमाग में इम्प्लांट करना गलत चीजों को, उसको बोलेंगे डिस इन्फॉर्मेशन। उसका रिजल्ट भी पता है उनको। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट पता नहीं होता, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले को उसका रिजल्ट पता है कि इससे होगा क्या, वो जानता है, इसीलिए तो डिस इन्फॉर्मेशन ला रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे डिस इन्फॉर्मेशन। आ गया समझ? और ये काम मीडिया का है। और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें जता करके ये चीजें करना, तो आप बेरोजगारी को और बहुत सारे मुद्दों को भूल जाओगे, क्योंकि आपको शत्रु आपके बता दिए कि वो बहुत जरूरी है। और 2000 साल पहले जो हुआ था या 1500 साल पहले जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, और इतना कुछ हुआ है खराब कि अभी हम कुछ भी आपको दें न दें उसको भूल जाओ। 1500 साल पहले वाला दुरुस्त आज करना बहुत जरूरी है, 2022 में बहुत ज्यादा जरूरी है उसको, क्योंकि वो 1500 साल पुरानी गलती है और आज हमने 2022 में ठीक नहीं की, तो फिर ये तो राष्ट्र की बात है। तो अभी के आदमी को ये लगने लग जाता है कि मेरी नौकरी लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई कितनी भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये जो 1500 साल पहले जो हुआ था उसको आज 2022 में इन दिनों में मुझे किसी भी हालत में इसको ठीक करना है। और ये लिखे हुए में ठीक करना है, क्योंकि 1500 साल पहले तो टाइम मशीन में जाके ठीक नहीं करोगे, बस वो लाइन चेंज कर देनी है। जो हार गया था उसको जिता देना है, और जो हमको इसमें जीतता हुआ दिख रहा है उसकी जगह हारा हुआ लिख दो, तो उससे क्या होगा, बस उससे खुशी मिलेगी। तो उससे और क्या होगा, बोले उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। बोले ये बहुत बड़ा काम है, तो ये एहसास करा देना, तो ये एहसास कौन करा सकता है? समाज कराएगा, यानी मीडिया कराएगा। और ये चीजें जब चल पड़ती है तो फिर रैशनैलिटी एकदम खत्म हो जाती है। अननोन चीजें, अज्ञात भय, अज्ञात लोगों का भय, अज्ञात भय। मुसलमान क्रूर हत्याएं करते हैं, ये तालिबान के समय में भी दिखता है, IS वाले भी करते हैं। ये कोई 2 घटनाएं जो अभी समाचारों में तैर रही है, मात्र 2 घटनाएं नहीं है। गांव-गांव में एकाध किस्सा पड़ा होगा पुराने समय, पूरे समय का पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल का इतिहास लेंगे तो गांव-गांव में 1-1, 2-2 किस्से पड़े हों कि इसके साथ ये हुआ। हमारे गांव में एक मुसलमान था, तो वो बड़ा क्रूर था, तो वो हत्या ही नहीं करता था, चाकू से आंख भी निकालता था। और उस समय वीडियो बनाने का नहीं था, नहीं तो हो सकता वो भी वीडियो बनाता। तो एक तो ये रहता है, परवरिश का भी रहता है। हिंदू लोगों को भी हत्या करने की और हिंसा करने की आदत रहती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू कोई हत्या नहीं करते, हिंदू भी हत्याएं करते हैं। लेकिन मैंने हिंदुओं को देखा है कि 1-2 मांसाहारी लोग हिंदू हैं, बकरी वकरी खाते हैं, सब खाते हैं, तो वो बोलते नहीं हम किसी को मारते हुए नहीं देख सकते। मैंने कहा तुम खाते तो हो, IS है, तो बोलता मैं खा लेता हूँ और पसंद भी है मुझे नॉनवेज। मैंने कहा पर मैं बहुत दयालु हूँ। मैंने कहा क्या मतलब, कैसे? बोले मैं किसी को मारता हुआ नहीं देख सकता, मतलब मेरे सामने कोई मुर्गी की गर्दन मरोड़े, वो चिल्लाए, मैं नहीं देख सकता। मैंने तो फिर तुम मुर्गी खा लेते हो, मतलब वो उसका कलर चेंज हो जाए, फ्राई हो जाए, या वो उसको अच्छे से भून लें, कलर चेंज हो, मतलब तुमको टेस्ट आता है और तुम खा लोगे। मतलब बाकी उसको मारा कैसे गया, बोले मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं, तो सोचूंगा तो फिर खा नहीं पाऊंगा। मैं कमाल है, मतलब ये कैसे दयालु होता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं हिंदू जो मांसाहारी हैं, कुछ तो इस प्रकार के हैं जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ मार के भी खाते हैं। लेकिन आप देखोगे जो आपराधिक प्रवृत्ति की जातियां होती है, वो अपने बच्चों से पहले जानवरों को हत्या करवाते हैं, वो कि तुमको बाद में चोरी करने जाना है, लूटने जाना है, तो तुमको कहीं दया आ जाएगी, तो तुम एक काम करो, थोड़ा एक जानवर मार के दिखाओ पहले। तो उसका एक संस्कार होता है। एक कुछ क्रिमिनल ट्राइब है, वो ऐसा सेरेमनी करती है पहली बार
कि आज उसको शिकार करना सिखाएंगे। जैसे जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मण का, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वैसे राजपूतों में भी तलवार बंधाई होती है या शिकार करना सिखाता है। राजपूत बच्चों को भी जो है बलि देना सिखाया जाता है कि आज हम बलि देंगे। मांस तो वो भी खाते हैं, ठाकुर राजपूत जो होते हैं वो मांस खाते हैं, तो उनको बलि देना भी सिखाया जाता है, क्योंकि तुमको क्रूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम उस समुदाय से आते हो जो क्षत्रिय है और जो डरता नहीं है, तो उसके साथ क्रूरता बहुत जरूरी है। तो इस्लाम में चूंकि बलि की प्रथा है, उसमें भी जो है वो बकरी ईद होता है और उसमें उसका तो उनके अंदर जानवरों की बलि दिखाई जाती है बच्चों को। आप सोशल मीडिया में आपने देखो छोटे छोटे बच्चे जो है वो रो रहे हैं कि इस बकरी को, ये मुझे बहुत प्रिय है, इसको क्यों मारते हो, मतलब छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, फिर भी परिवार के लोग उसके सामने ही उसके मारना, उसको दिखाना चाहते हैं। ऐसा बहुत सारे वीडियो तैरते रहते हैं। तो हो सकता है कि हिंदू वाले में भी हमने कुछ केस सुने थे कि उसने पति को मारा और फ्रीज में बंद कर दिया बहुत सारे टुकड़ों में काट के। अभी आपने एक डॉक्टर का देखा था, उसने एक महिला को काट के और तेजाब में गलाया और फिर नाली में बहाने की कोशिश की। वो कोहली को देखा, वो लड़कियों को बुलाता था, छोटी छोटी बच्चियों को, और उनको चॉकलेट के बहाने फिर उनको काट के फ्राई करके खाता था। तो ये जो नरभक्षी ऐसे जो लोग हैं जो क्रूर होते हैं, वो तो बहुत सारी जगह पर है, लेकिन धर्म के नाम पर या किसी को डराने के नाम पर, आतंक के नाम पर हत्याएं कर देना, ये भी बहुत प्राचीन है और बहुत सारे केस हैं। इन दिनों में इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका राजनीतिक और धार्मिक और ये सब उन्माद जो फैला हुआ है, मीडिया उसको इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। लेकिन ये बहुत भारी संख्या में होती है घटना, एक दो घटनाएं नहीं है कि अभी देश में केवल 2 घटनाएं हुई हैं। प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के गला रेतने की, गोली मारने की 100 से ज्यादा घटनाएं होती है पर डे। हर राज्य में 100 घटनाएं होती है कम से कम। अब समाचार पत्रों की अगर खबरों को सबको कंपाइल करें तो एक राज्य, बड़े राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्य में लगभग 100 घटनाएं होती है, लेकिन उनको पुलिस अपने स्तर पे ही निपटा लेती है, उसको इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता। अब यहाँ आप वो महाराष्ट्र वाले केस में आप देख रहे हो कि उसमें वो हत्यारे बाद में उस तरह का वीडियो बना करके और हाईलाइट नहीं कर रहे, इसलिए उसमें दबाने की कोशिश हुई थी, तो फिर वो NIA आया और उसको उजागर हुआ। यहाँ उन्होंने, इसलिए वो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई, वो दबा नहीं पाया क्योंकि उन्होंने मारने के तुरंत बाद जो है एक वीडियो बना दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत कॉमन है, लेकिन मीडिया उसको फिर अलग तरीके से पेश करता है। मीडिया को भी एक लोग क्या देखना चाहते हैं, वाकई में डरते। अच्छा, जो डरावनी मूवी होती है, हॉरर मूवी होती है, उसमें उसका उद्देश्य होता है कि लोग डरें। ऐसा ना हो कि कॉस्ट्यूम को पहचान लें कि ये तो ऐसे ऊपर से चिपका हुआ, मतलब ये तो नकली है, तो फिर ऐसे में तो उनको हंसी छूटेगी। तो वो जानबूझ करके कोशिश ये करते हैं कि मीडिया भी अपनी TRP के लिए और उसके लिए वो पूरी कोशिश करता है कि इससे डर फैलना चाहिए फिर, क्योंकि जो उद्देश्य वो पूरा होना चाहिए। तो जो आतंकवादियों का बचा हुआ उद्देश्य वो पूरा करते हैं, क्योंकि वो अपनी TRP के चक्कर में और उसमें उनका जो, उनको मालूम है कि मीडिया ऐसा है और ये बहुत भयंकर फैलाएगा, तभी तो उन्होंने वो किया, क्योंकि ये उसको बहुत अच्छी तरीके से वो करेगा। तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ऐसा उससे इनकार नहीं कर रहे, इनकार तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बल्कि उससे हम तो बोल रहे हैं कि उससे 100 गुना ज्यादा है। लेकिन यही चीजें हाईलाइट इसलिए होती हैं। और आप कहोगे कि नहीं मुसलमान ही करता है, तो हाँ, ये भी बहुत सारी चीजें हैं कि हिंदू भी करते हैं, मुसलमान करते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो कई मामलों में ज्यादा क्रूर होता है, क्योंकि उसके संस्कार में वो डाल दी जाती है बात। हर हिंदू के साथ वो संस्कार में बात नहीं डाली हुई है। जहां तक कि मैं बता रहा हूँ कि हिंदू जो मांस खा रहा है, उसमें जब हम हलाल और हराम की बात करते हैं तब भी बात आती है कि झटका मटन, झटका वाली बात होती ना, और एक हलाल होता है। हलाल मतलब, झटका मतलब ये होता है कि उसको एक झटके में मार डाला और आपने उसको तड़पाया नहीं है जानवर को, और एक झटके में मार दिया, फिर आप उसका मांस खाने को तैयार हैं हिंदू लोग। और ये मांस मुसलमान नहीं खाएगा, क्योंकि उसने एक झटके में मार दिया, तो फायदा ही क्या है, उसको तड़पाना बहुत जरूरी है। तो ये तो क्रूरता की हद है। तो क्रूरता तो इम्प्लांट की जा रही है, क्रूरता तो आपको सोशलाइजेशन में इनकलकेट हो रही है ना, तो वो चीजें तो सिखाई जा रही है। तो इसलिए वो उसको दया भाव आएगा या वो गला रेतने से बाज नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता। वो सोचेगा ही नहीं उस एंगल से, क्योंकि उसके लिए वो सामान्य बात है। उसको लगता है कि ये तो करना ही पड़ता है और ये तो हम
सभी का गला इसी प्रकार से धीरे धीरे काटते हैं और इसी तरह से तो काटते हैं, और यही तो तरीका होता है मारने का। और जब आप बहुत सारे जानवरों को मारने लगते हो तो इंसान को भी मार सकते हो। तो कोई भी इससे अच्छी व्याख्या जो है आपको इतने खुले तरीके से कोई नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो एक्सप्लेनेशन होते हैं इन चीजों के मामले में वो इस टाइप के होते हैं, इस रेंज में होने चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं बिल्कुल रेशनल है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से और कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मैं जनरलाइज करके बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। तो बहुत स्पष्ट भी हूं मैं, और मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है किसी भी चीज में, जबकि इस स्तर पर बात करना भी अभी, जबकि ये यूट्यूब पे भी जाएगा, लेकिन इस स्तर पर बात करना भी कितना कठिन काम हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है? रैशनैलिटी, तार्किकता, ये होना चाहिए, ये रेंज होना चाहिए सोचने का। खैर, ये तो एक उदाहरण था और अभी का मुद्दा था, आप सबके मन में चलता रहता है, तो क्योंकि न्यूज में इतना है तो आप लोगों का दिमाग भी उसके मामले में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कुछ होमवर्क जो हमने कल आपको दिया था, उससे आगे की हम लोग चीजें करें। अब यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। कभी कभी जैसे रामायण की बात हम लोग करें तो जितनी जानकारी हमको रावण के बारे में मिलती है, जितनी लक्ष्मण या भरत के बारे में या राम के बारे में मिलती है रामायण में, उतनी जानकारी लवकुश के बारे में उतनी नहीं मिलती। आप लोग समझते हैं ना? तो लवकुश के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल पाती। तो कई बार क्या होता है कि स्टोरी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनमें बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, और उसी से आपको अपनी स्टोरी में काम चलाना पड़ता है। तो जितनी जानकारी मौर्य साम्राज्य की मिलती है उतनी जानकारी दूसरे मगध जो जनपद है उसकी जानकारी सबसे ज्यादा मिलती है। पाटलिपुत्र सबसे चर्चित नगर रहता है, जबकि नगर तो और भी थे उस समय। मथुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट नगर था, उज्जैनी भी बहुत इंपॉर्टेंट नगर था, लेकिन उसकी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं। उज्जैनी की फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे 16 महाजनपदों में बहुत, तो आप एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है उनके ऊपर 110 पॉइंट्स लिखना शुरू करो, तो उसमें पाटलिपुत्र के ऊपर 10 पॉइंट्स लिखो, तो आपको ना हिस्ट्री में भेदभाव करना आ जाएगा कि किस हिस्से को हमको ज्यादा वेटेज देना है और किस हिस्से को कम पढ़ना है। जैसे कंबोज है या गांधार है, उसके बारे में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन में तो 2 लाइन में 1 लाइन 2 लाइनर 3 लाइनर बना लो, उससे आपका काम चल जाएगा नोट्स का। लेकिन पाटलिपुत्र का नहीं चलेगा, पाटलिपुत्र को डीप में करना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग जो एमपीपीएससी यूपीएससी की बात करते रहते हैं, तो देखिए एमपीपीएससी और यूपीएससी में कई लोग सोचते हैं कि हम यूपीएससी की जब तैयारी करेंगे तो बहुत डीप में करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे, और जब एमपीपीएससी करेंगे तो बहुत लाइट करेंगे, लाइट मोड में करेंगे। यानी ऐसा हो गया जैसे कि एमपीपीएससी करते समय में हम सुबह से शाम तक नजरें गड़ा करके टेबल पे बैठेंगे और नजरें हटाएंगे नहीं, और एमपीपीएससी की तैयारी करते समय पास में कोका कोला की बोतल रहेगी और लेज के वेफर्स होंगे और बस एक एक चबाते जाएंगे, बीच में कोका कोला पीते जाएंगे, लाइट मोड में किताब पलटते चले जाएंगे, तो एमपीपीएससी हो जाएगा। मतलब आप चाहते क्या हो? मतलब एमपीपीएससी मतलब बहुत लाइट पढ़ाओ, बहुत लाइट मोड में होता है। लाइट मतलब क्या? तुम लिख दोगे परीक्षा में। अब प्रश्न उसने लिखा कि मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर के जो नगर निगम होता है एक तरह का, उसके बारे में बताइए, उसके नगरीय प्रशासन के बारे में बताइए। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन। मेगास्थनीज के इंडिका से बताइए। अब ये तो यूपीएससी के लेवल का हो गया, तो फिर डीप में आया ना प्रश्न। मान लीजिए 6-7 प्रश्न में उसने ऑप्शन दिया ही नहीं, और 6-7 प्रश्न सब कंपलसरी मैंडेटरी वाले हैं, और 6-7 प्रश्न ऐसे आ गए जिनको आप यूपीएससी लेवल का मानते तो एमपीपीएससी में तो आप बाहर हो गए फिर मेरिट से। लेकिन जिसने यूपीएससी की डीप में तैयारी कर रखी वो तो डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा या फिर मेरिट में आ जाए, वो तो आ जाएगा लिस्ट में, आप तो बाहर हो गए। इसलिए एमपीपीएससी यूपीएससी नहीं होता ऐसे।
तो कोई भी प्रश्न अगर उस स्तर का पूछ लिया उसने तो करोगे क्या। और वो जो 6-7 प्रश्न होते हैं जो ऐसे पूछे जाते हैं, घुमावदार होते हैं या जो यूपीएससी स्टाइल के होते हैं, वही तो डिसाइड करते हैं, बाकी तो जनरलाइज है। एक में उसने लिखा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में लिखी है, तो भीमबेटका, सांची और ये सब धार्मिक पर्यटन में आप लिख दोगे ओंकारेश्वर और उज्जैन और चित्रकूट, और इधर अमरकंटक और पचमढ़ी प्राकृतिक वाले लिख दोगे, ऐतिहासिक वाले में ये लिख दोगे, ऐसा करके हिस्टोरिकल वाले 4-5 लिख दिए, और नेचुरल वाले 4-5 लिख दिए, और रिलीजियस वाले 4-5 लिख दिए, हो गया बस टूरिज्म ये एमपी का। 10 टूरिस्ट प्लेस आपने एमपी की बता दी, 10 नंबर का था, उसको भी 8 मिल गए, 6 मिल गए, 7 मिल गए, आपको भी 8, 6 से 8 के बीच में आपको भी मिल गए, बराबर हो। तो ये डिसाइड नहीं करेगा, ये वाला क्वेश्चन डिसाइड बिल्कुल नहीं करेगा, इसमें तो सब बराबर है। नर्मदा नदी के ऊपर लिखो टिप्पणी, कोयला के ऊपर टिप्पणी लिखो, भील जनजाति के ऊपर टिप्पणी लिखो, क्या क्या लिखोगे? एक जैसा लिखेंगे, सब लोग एक जैसा ही लिखेंगे, कोई बहुत ज्यादा विशेषज्ञता उसमें नहीं होती। लेकिन इस वाले में एक व्यक्ति 10 में से 2 नंबर और एक व्यक्ति 10 में से 8 नंबर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ वो 6 समितियां हैं, नगरीय प्रशासन की वो 6 समितियां बहुत अच्छे से लिखेगा, उनके नाम लिखेगा, किस किस में कितने सदस्य होते थे, कैसे चयन होता था, और वो मॉडर्न इसके साथ तुलना कर देगा कि अभी जो है चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, और ये बिल्कुल वही है। और उसका काम, हर समिति का काम था जन्म मृत्यु पंजीयन, टैक्स वसूल करना, ये नगर की सारी व्यवस्था देखना, ये सब नगर निगम का काम था। तो नगरीय प्रशासन पाटलिपुत्र का वही था, इंडिका ने लिखा, कौटिल्य ने नहीं लिखा उसको, लेकिन मेगास्थनीज ये लिख के गया कि भारत में उस समय पाटलिपुत्र में कैसा था। तो आप जिसे यूपीएससी का मान रहे वो 8 नंबर दिलवा रहा है एमपीपीएससी में, और जिसने नहीं किया और ऐसे ही कुछ तो भी तुक्का लगाएगा कि नहीं पाटलिपुत्र बड़ा सुंदर नगर था और पानी इधर से उधर बहता रहता था, और पता नहीं क्या क्या लिखेंगे वो। मतलब आपने कभी कॉपी नहीं देखी, हमने देखी है, बहुत हंसी चलती है। एमपीपीएससी की, यूपीएससी की कॉपी देखोगे 50% लोग कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी। बहुत विशाल नगर, एक बड़ा सा दरवाजा था उसका, अब इसका उससे क्या, मेगास्थनीज उसी के नीचे से घुसा था ऐसा। हाँ, मेगास्थनीज देख रहा था कि ऐसा था वैसा था, विशाल दुर्ग पहाड़ ये वो ऐसा, जबकि वहां सीधा सीधा जो है आंसर लिखना है आपको। वो पूरा बकवास करता है, पूरा बकवास, हाइपोथेटिकल आंसर होता है पूरा, 1 नंबर। इंग्लिश में भी और हिंदी में, बस इंग्लिश में वो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो 3 या 4 नंबर ले लेता है वो, हिंदी वाले वो सीधा वो 1.5 नंबर देता है। वही बात इंग्लिश में लिखी रहती है तो उसको 4 नंबर दे देते। ये फायदा है इंग्लिश मीडियम, सेम चीज, ठीक है ना। इंग्लिश जो है बड़ी ऐसी आकर्षण वाली भाषा लगती है उसको लगता है कि इसने इंग्लिश में लिख दिया, यही बड़ी बात है, चीजें वही रहेंगी सेम। तो ये रहता है। खैर, तो अब तो कोई किसी के मन में कोई ज्यादा सवाल नहीं होगा एमपीपीएससी यूपीएससी को लेकर के। अच्छे से लिख लो, अच्छे से ही तैयारी कर लो एक बार, ताकि वो जो 5-6 बेकार वाले प्रश्न आएंगे उनको भी अच्छे से डील कर पाओगे। तो तैयारी उसी लेवल पे कर लो, सिंपल वाला तो कर ही लोगे, उसमें तैयारी क्या करना है, कुछ भी तैयारी नहीं करनी होती उसमें, तैयारी करने जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो तो गिने चुने प्रश्न है। कोयला पे पक्का प्रश्न आएगा, मैं पहले से ही बता देता हूँ, कोयला पूछे बिना एमपीपीएससी होती नहीं है। मैं आपको कम से कम 25 प्रश्न ऐसे बता सकता हूँ जो पक्का आएंगे। सिलेबस ही आता है ना पूरा का पूरा सिलेबस ही पूछता है, सिलेबस की एक लाइन वहां का प्रश्न है। डिसाइड तो वो करता है दूसरी चीज, पेपर तो आउट ही हुआ समझो, वो 6-7 प्रश्न हवा नहीं लगने देते, 5-6 प्रश्न जो होते हैं, और वही मेरिट बनाते हैं। तो कई लोग चाहते हैं कि यूपीएससी की बात ना करो, थोड़ी थॉट प्रोसेस वाली बात ना करो, एनालिटिकल बात मत करो, बिल्कुल सिंपल बताओ। तो फिर क्या बताएं, बोले कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, वो गिरती कहाँ है, ये बताओ। तो ये हमको बहुत सूट करता है, बहुत पसंद आता है, बस वो इतना ही जानना चाहते हैं। वो हम बोलते नहीं थे, यहाँ से भाग जाते हैं, अभी थोड़े से ही लोग बैठे हो गए, तो यहाँ पूरा हॉल भरा रहता था। वो चाहते हैं ये कल से हम लिखवाना शुरू कर दें। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, संविधान सभा के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सारे बच्चे इतने मंत्रमुग्ध होकर के लिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उसको लिखने में बड़ा मजा आता है।
उनको लगता है ये बहुत ही कमाल की चीज हो गई आज तो सारी चीजें ऐसी बताई गई जो, और हम जो बताते हैं वो थोड़ा थॉट प्रोसेस वाला होता है। ठीक है, चलिए, तो मेगा स्नीज वाले एग्जाम्पल से आपको महाजनपदों में 10 पॉइंट्स किन किन का लिखोगे? उज्जैनी का 10 पॉइंट्स लिखो, पाटलिपुत्र का लिखो, मगध बोलते थे उसको, ठीक है। कौशल का लिखो, कोसल बोलते हैं सामान्यतः, कोसल प्रदेश। मथुरा लिखो, मथुरा जिसकी राजधानी थी, कौन सा था महाजनपद? मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? महाजनपद की। ये तो कैपिटल हुई मथुरा थी। हाँ सही बोल रहे हो, क्या बोले? नहीं उज्जैन है, शोर से मुझे शूर से नहीं, वो ना कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्षेत्र, ठीक है। और हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर। महाजनपद का नाम बताओ। एक पांचाल लिखो, पांचाल बहुत आता है, महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई चीजें। अंग देश, अंगराज कर्ण बोलते हैं, अंग, ठीक है, ये चीजें। फिर एक 10 पॉइंट्स बनाइए तक्षशिला और नालंदा के ऊपर। नालंदा के ऊपर 10 और 5 पॉइंट्स तक्षशिला के ऊपर। नालंदा और विक्रमशिला पे 10 पॉइंट्स। तक्षशिला ये बहुत जरूरी है। सेल्यूकस के ऊपर 10 पॉइंट्स बनाएंगे। सेल्यूकस, मैंने एक बार चाणक्य की पूरी कहानी सुनाई थी आपको, पुराने किसी एपिसोड में होगा, मौर्य साम्राज्य का उदय या कुछ, ये लोग ग्रुप में डाल देंगे, देख करके देखना भैया, पुराना कोई लेक्चर है कोई, उसमें पूरी मैंने कहानी सुनाई थी विष्णुगुप्त की। तो आचार्य विष्णुगुप्त के ऊपर, चाणक्य के ऊपर भी 10 पॉइंट्स लिखो, उस कहानी में से बनाना 10 पॉइंट्स। कौटिल्य के ऊपर, कौटिल्य के ऊपर लिखो, तो उधर 4th पेपर में भी काम आ जाएगा। 2nd में भी डाल दिया है, पॉलिटिकल साइंस में भी दे, इंडियन पॉलिटी वाले में भी दे रखा है उसको, कौटिल्य। भारत के निर्माण में कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। जितना वेद व्यास का है, जितना वाल्मीकि का है, उतना ही कौटिल्य का भी है। ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के निर्माण में, वाल्मीकि, वेद व्यास और कौटिल्य, क्योंकि 3 मिलकर के भारत की एक शक्ल बना देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। कई बार कुछ पेंटिंग होती है तो उसमें एक सांचा बन जाता है, उस पर फिर लोग कलर भर देते हैं, उसमें डिजाइन हो जाता है, तो एक ढांचा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया इन 3 टेक्स्ट ने, अर्थशास्त्र ने, रामायण ने और महाभारत ने। इंडिया बेसिक रूप से एक ढांचा बना है, उसके बाद इसमें बाकी सब रंग रोगन है, बाकी सब डेकोरेशन है। मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो है ये 3 चीजें। बहुत प्रभाव डाला है, बहुत ज्यादा। इन्होंने तय कर दिया था कि भारत भविष्य का कैसा होगा, भारत का इतिहास कैसे होगा, और भारत किसे कहते हैं, ये भारत की डेफिनेशन बताते हैं। इंडिया की डेफिनेशन ये लोग 3 लोग तय करते हैं, और जो मेगास्थनीज हैं और ये लोग हैं, ये सपोर्ट करते हैं। जो फॉरेनर का जो सोर्स है, फॉरेन के जो सोर्सेज हैं, वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ, वो प्रमाण देते हैं कि इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है, वो लास्ट एविडेंस हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वो कंपाइल कर देते हैं, सब चीजों को कंपाइल कर देते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कुछ नहीं किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
अपने आप में खुद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कोई ऐसा ग्रंथ या कोई कहानी नहीं है, वो कंपाइलेशन है। उन्होंने कंपाइल किया चीजों, जो इधर उधर बिखरा हुआ इतिहास था उसको एक किताब के रूप में कंपाइल किया, जैसे वंडर्स दैट वाज इंडिया में ए.एल. बाशम ने किया अद्भुत भारत में। अद्भुत भारत में ए.एल. बाशम, देखिए, घर का वर्णन, आपके घर का वर्णन आप करो, आपका पड़ोसी करे, या फिर आपके यहाँ कोई ऑफिसर जो के लिए आया है वो आपके बारे में बताए, सब में अलग अलग आएगा अकाउंट। आपके बारे में, आपके घर के बारे में जब आप बात करेंगे और घर के किसी सदस्य का नाम मनीष है तो आप बोलोगे मनीष ऐसा नहीं है, आप उस तरह से बात करते हैं। पड़ोस वाला करता है तो वो बोलता है हमारे पड़ोसी का जो बड़ा लड़का है वो ऐसा नहीं है, इस तरह से बात करता है। फिर बाहर से जो कोई एक आध दिन के लिए आया, थोड़ी देर के लिए आया, वो अलग तरीके से बात। उनके घर में कोई एक था ऐसा जो लड़का सा था, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था वो फिर बिल्कुल ही अलग तरीके से, क्योंकि वो ये भी नहीं जानता कि बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वो कुछ नहीं जानता, तो उस टाइप का वर्णन नहीं होता उसका। तो तीनों चीजें मैच करना चाहिए। तो इतिहास लेखन में ऐसे यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, इस तरह से होता है। आगे समझ, और तीनों के वर्णन में अंतर भी होता है। तो नाम लेके नहीं बोलता, जो बाहर से आता है वो नाम लेके नहीं बोलता। अगर उसने जानवर पहली बार देखा, उनके यहाँ एक जानवर था जो कंधे के बराबर होता था और बहुत तेज चलता था, इस टाइप से लिखा होगा। तो अलबरूनी जब लिखता है, जब वेनसॉन्ग लिखता है, तो इस तरह से लिखता है। परफेक्शन नहीं होता उसमें लिखने में, एकदम ऑथेंटिक भी नहीं होता वो, लेकिन उससे लोकल लोग अंदाज लगा पाते हैं कि किसकी बात कर रहा है। जो जानकार होते हैं वो पता लगा लेते हैं ये उसकी बात कर रहा है। तो उसमें विदेशी जो स्रोत होते हैं उसके लिए विशेषज्ञ ही बता पाते हैं कि वो स्रोत कहां तक सही है और किसके बारे में बात कर रहा है। आगे समझ। तो 3 ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने इंडिया की नींव रखी है, भारत के इतिहास की नींव रखी है, जहां से भारत को समझना शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत पहले, कल भी मैंने बताया, इस्लाम की शुरुआत के 1500 साल पहले ये सब चीजें हो चुकी थी। और 1000 साल पहले कौटिल्य लिख चुका है, लगभग 800 साल पहले। और वो शुद्ध रूप से इतिहास है, वो श्रुतियां नहीं है, वो लिखा हुआ इतिहास है जो लोगों ने पढ़ा है, जिसकी खोज हुई है। खोज हुई मतलब लोगों ने वो ग्रंथ ढूंढ निकाला, जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो एक तरह से ढूंढ निकाला। और उसके बाद अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे मुद्रा राक्षस है, मृच्छकटिकम है, इस प्रकार के संस्कृत के कुछ नाटक हैं और चीजें हैं, वो भी बताते हैं, उनमें भी वही कहानियां आती है। तो उससे वो प्रूव होता है। इसलिए आप चाणक्य के बारे में जब बात करोगे तो चाणक्य अलग अलग तरीके के हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया भी था कि चाणक्य चंद्रगुप्त से मिलते हैं, तो कई बार सीरियल में जब जाते हो तो 6 वर्ष के बालक से मिलते हैं। चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त 6 साल का था तब हो रही है सीरियल में। किसी मूवी में जाओगे तो वो जो है 12 साल का, 15 साल का बच्चा चाणक्य से मिल रहा है। मैं वो नॉवल के बारे में बात कर रहा था, भगवती चरण वर्मा वाले, तो उस नॉवल में वो 18 साल का चंद्रगुप्त है और करीब 50 साल का जो है चाणक्य है, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग जगहों पर जाओगे तो कहानियों में पात्र की उम्र भी अलग अलग है। तो पहली बार जो उनकी भेंट हो रही है वो अलग अलग जगहों पे हो रही है और अलग अलग तरीकों से हो रही है, लेकिन उद्देश्य वही है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य बनवाना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना। साउथ में जाओगे स्टोरी बदल जाती है, रामायण ही बदल जाती है। कई जगह रावण को बहुत ही अच्छा बता दिया जाता है, अर्थ ही बदल दिए जाते हैं। कोई सीता कोई चरित्रहीन बता देता है, कुछ रामायण ऐसी है कि सीता ही रावण को चाहती थी, ये तो बहुत खतरनाक झगड़ा हो जाएगा पर, लेकिन वो रामायण का एक तरीका है। रामानंद सागर ने रिसर्च की थी, जब रामायण बनाई थी तो उनको भी पढ़ा था, तो उनमें से जो काम की चीजें थी बोली नहीं तो पंगा हो जाता। उसके पुतले जलते, अभी उसको अच्छा मानते हैं सब लोग, बाद में उसके लोग पुतले जलाते। अगर तुम ऐसी रामायण कर देते तो 50 तरह की रामायण है भारत में, उसके कई सारे वर्जन जो है वो चलते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेज में अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से लिखी गई है। ऐसे ही चंद्रगुप्त और चाणक्य की स्टोरी कई तरह से चलती है, लेकिन मौर्य साम्राज्य के ऊपर
और चाणक्य के ऊपर, चंद्रगुप्त के ऊपर इतिहास की आधारशिला, वो नींव है। वहां से भारत का इतिहास शुरू होता है एक तरह से। रामायण और महाभारत जो है ये कह सकते हैं कि वो प्लान है, लेआउट है, और पूरी तरह से नींव डाल करके पहला जो पत्थर डाला गया है वो एक तरह से अर्थशास्त्र के रूप में डाला गया। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने नोट्स में इन सब चीजों को लिखिए। ठीक है, इंडिका के ऊपर 100 शब्द लिखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर 100 शब्द लिखिए, अर्थशास्त्र के ऊपर अलग से लिखिए, कौटिल्य के ऊपर अलग से। कौटिल्य को तभी लिखेंगे, बाकी चाणक्य को अलग से लिखिए, चाणक्य के ऊपर अलग से लिखिए। साम्राज्य निर्माता है वो चाणक्य है, और अर्थशास्त्र का लेखक है वो कौटिल्य। इसलिए विष्णुगुप्त कब है? जब वो नंद की सभा में जाता है और शपथ लेता है, उससे पहले वो विष्णुगुप्त है। अलग अलग नाम है, अलग अलग फेज में उसके अलग अलग नाम है। जैसे कन्हैया बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, द्वारकाधीश नहीं बोलते बचपन में। द्वारकाधीश तब बोलेंगे जब वो द्वारका के राजा बन जाएंगे, तब द्वारकाधीश बोलेंगे। द्वारकानाथ या द्वारकाधीश तब बोला जाएगा जब द्वारका के राजा बन जाएंगे। गीता की बात करते समय हम उनको योगीराज कृष्ण बोल देते हैं, क्योंकि वो योग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वो योगीराज कृष्ण हो जाते हैं। कंस से जब भी मिलते हैं, जब भी टकराते हैं, तब हम कृष्ण नाम लेते हैं। कान्हा और कंस नहीं बोलते, कृष्ण और कंस बोलते हैं, तब नाम फिर चेंज हो जाता है। आया समझ में? तो अलग अलग उम्र में, अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग स्थानों में नामों का अलग अलग, इसीलिए कहानी वो मैच्योरिटी आनी चाहिए। आप जब लिखोगे तो आपके अंदर ये मैच्योरिटी आनी चाहिए कि कब किस नाम से संबोधित करना लिखते समय भी, उससे फिर मार्क्स मिलते हैं कि आप बिल्कुल सही हो। कई लोग बोले चाणक्य को चाणक्य नहीं लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं, पहले आप नहीं लिख सकते उसको चाणक्य। उसने जब शपथ ली थी और अपनी शिखा खोली थी, तब वो चाणक्य कहलाएगा, उससे पहले नहीं कहलाएगा। तो ये अकल होना चाहिए ना। तो मोहनदास जो है वो बाद में बनते हैं, जब कॉलेज में भर्ती हो जाते हैं, स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। पहले मोहनिया है, उसकी माँ मोहनिया बोलते थे, घर का नाम मोहनिया था, लेकिन कॉलेज और स्कूल में मोहनदास हो जाते हैं। और जब वो अटॉर्नी बनते हैं या बैरिस्टर बनते हैं, तब वो मिस्टर M.K. गांधी होते हैं। तो अफ्रीका जो गया था वो मिस्टर M.K. गांधी गया था, और वहां से जो लौटा था वो महात्मा गांधी था। और जब वो मरने के कगार पे आ गए थे, तब हम उनको बापू कहते हैं। तो अलग अलग स्टेज में, एकदम शुरू में बापू नहीं बोलते, अलग अलग फेज है। तो हिस्ट्री में हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज को लिखते समय आप में ये कला होनी चाहिए। नहीं तो आप लिखोगे गांधी जी अफ्रीका गए थे, नहीं, गांधी नहीं गए थे, मिस्टर M.K. गांधी गए थे। मोहनदास करमचंद गांधी भी बोलना जो है थोड़ा सा इंडियन होगा। मिस्टर M.K. गांधी जैसे ही बोलोगे, वो कोट पैंट टाई वाला, सूट बूट वाला 22 साल का बैरिस्टर दिखेगा। आया समझ? मिस्टर M.K. गांधी बोलोगे तो वो दिखेगा। ठीक है, और वो गांधी उन 22-23 सालों में बदलता है, बदलना शुरू करता है, अपने अंदर बदलाव लेके आता है, और इतने बदलाव होते हैं उसके अंदर कि वो महात्मा बन जाता है, महात्मा गांधी हो जाता है। तभी तो बोला था नेल्सन मंडेला ने, आपने हमें गांधी दिया, हमने आपको महात्मा गांधी दिया। मिस्टर गांधी था बस, लेकिन यहां से जब गया था वो महात्मा गांधी दिया। तो ये अफ्रीका की देन है, साउथ अफ्रीका की देन है, हमारा दिया हुआ है महात्मा गांधी। तो वो देश आजाद करा पाया। तो देश आजाद कराने वाला गांधी जो है वो हमने दिया है। आपने तो हमको एक कच्चा लड़का दिया था जो कुछ भी नहीं जानता था, वो हमने सिखाया है, हमारे यहाँ सीखा है। उसकी एजुकेशन हमारे यहाँ हुई है, ट्रेनिंग हमारे यहाँ हुई है, वहां तो उसने एग्जीक्यूट किया उसको। आया समझ? ये था। तो मैंने कितने उदाहरण दिए। तो ये होता है लिखने की कला। तो हिस्ट्री, अब ये आप कहोगे इतनी गहराई कैसे, ये समझोगे तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी।
ठीक है ना। बिरसा के लिए बताया था हमने। तो बिरसा जो है वो जब मरा तब वो भगवान था, भगवान बिरसा को फांसी हुई थी, जहर दिया गया था। फांसी तो निर्धारित थी लेकिन पहले ही जहर दे दिया था, खून की उल्टी हुई और बिरसा, तो भगवान बिरसा मरे थे। तो जेल में जो बंद थे वो भगवान बंद थे, वो भगवान थे, बिरसा भगवान थे। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ तब बिरसा मुंडा बोल दो, पढ़ाई करते समय बिरसा मुंडा बोल दो। मुंडाओं का सरदार जब वो बन गया तब वो बिरसा भगवान था। तो इसलिए लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। वो घटना है मेरे को बहुत इम्प्रेस करती है। अंग्रेज बोलते थे कि काले खून पे, उल गुलान में लिखा है माँ श्वेता देवी ने, काले खून, काले शरीर पर लाल खून बहुत अच्छा लगता है, अंग्रेजों को बहुत पसंद होता था। ब्लैक कलर पे रेड कलर, तो काले आदमी को कोड़े मारो और फिर उसके अंदर से जो खून निकलता और दिखता था, तो वो कई लोगों को दिखाते थे, अपने परिवार के बच्चों को, महिलाओं को बुलाते थे और दिखाते थे। आज तुमको दिखाएं, वो हमने कहा था कि काले पे लाल खून कितना अच्छा लगता है, आज दिखाएं, तो मार के दिखाते थे। तो देखो ब्लड नहीं, ठीक से मारो, ठीक से नहीं दिख रहा, अच्छे से मारो। फिर उसको केवल बच्चों को दिखाने के लिए भी कोड़ा मारा जाता था। तो बिरसा जो है वो मुंडाओं के लिए भगवान था। तो जेल में चलता था, तो कहानी में आता है कि जेल में चलता था तो उसकी जो हाथों में और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, तो उनको रगड़ाते हुए वो कोठरी में रात भर घूमता था बिरसा। तो उसको बोलते थे तू थक गया होगा भाई, बैठ क्यों नहीं जाता। जेलर ने, उसने कहा होगा, जेलर उसका क्लासमेट था, उसके साथ ही स्कूल में पढ़ता था, ईसाई मिशनरी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, दोनों साथ ही पढ़ते थे। वो जेलर बन गया, वो कैदी बन गया, क्योंकि वो अंग्रेज था। अंग्रेज तो नहीं था इंडियन, लेकिन वो ईसाई बना हुआ था और वो अंग्रेजों के तलवे चाटता था। तो उसने कहा तुम बैठ क्यों नहीं जाते, फांसी की सजा हुई है, मर भी जाओगे तुम किसी दिन, लेकिन अभी तो चैन से बैठ जाओ, ये क्या डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, ये आवाजें आती रहती, जिसको सोना है वो सो नहीं पाता। तो बिरसा ने कहा, बोले ये जो जितने भी पड़ोसी कोठरियों में जितने मुंडा बंद हैं, मेरी इस आवाज से जिंदा है, क्योंकि मैं जो चलता हूँ और आवाज आती है तो उससे लगता है हमारे भगवान जिंदा है, उससे उनकी सांसें चलती है। अगर मैं बैठ गया तो उनको लगेगा हमारे भगवान मर गए, तो वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए मुझे रात भर चलना पड़ता है। आ रहा समझ। तो ये उसकी मार्मिकता देखोगे तो बहुत भयंकर है। इसलिए इतिहास का जो लेखन हुआ है वो इस लेवल पे, ये ऐसे किसी एरे गिरे आदमी के हाथ से नहीं लिखा जाता, उसमें एक अनुभव आता है, एक गहनता आती है। और वो जब आपके क्वेश्चन में, कल्चर में और उसमें जब लिखने में वो लिखावट आती है तो क्वालिटी एकदम दिखती है, एकदम मार्क्स मिलता है ना समझ। ये तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत सारे सोर्सेज से इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल मैंने कई तरह के सोर्सेज बताए थे, अच्छे से नोट्स बनाई हैं। एक और चीज़ है जिसने भारत का निर्माण किया, वो है बुद्ध और महावीर, जिनका मैंने इससे पहले ही जिक्र कर दिया था, तो इसलिए मैं आज बात नहीं कर रहा। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो फिर भारत को बनाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब मोदी यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो गांधी को याद करते, गांधी का नाम लेते हैं। और जब वो चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, वियतनाम और इधर जाते हैं, तो वो बुद्ध का नाम लेते हैं। दो देशों से हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है, दो चीजों से। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो बुद्ध और एक गांधी। ईस्ट में जो है वो बुद्ध काम करते हैं और वेस्ट में गांधी काम करते हैं। और जब पश्चिम एशिया में बात आती है तो वहां पे भी गांधी का नोट काम करता है वहां पे भी गांधी है, यानी पैसे की बात है। अभी आपने देखा कि जो पश्चिमी देश हैं, या पश्चिम एशिया के जो देश हैं, वेस्ट एशिया, सारे अरब कंट्रीज नाराज हो गए थे और भारत के विदेश मंत्रालय को, हमारे दूतावासों को, सबको माफी मांगनी पड़ी, सफाई भी देनी पड़ी, माफी भी मांगनी पड़ी। भारत तो बड़ा एग्रेसिव था यूक्रेन से पहले और तमाम जगह पे। यूक्रेन मसले में भी अमेरिका चाहता था कि रूस का बायकॉट करें,
वेस्ट के कंट्रीज बोलते थे कि हमने बैन कर रखा है, हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पे, तो तुम ऑयल क्यों खरीदोगे? उन्होंने कहा नहीं, हमको फायदा पड़ता है और ये तो मौका है सस्ता तेल मिलने का, तो हम क्यों ना खरीदें। और हम तो पुराने एलाई हैं, हम तो पुराने मित्र हैं। तो युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन से हो रहा है, तुम जानो, है तुम्हारा मसला। आंख में आंख डाल करके हम यूरोपियन कंट्रीज से बात कर रहे थे, अमेरिका से बात कर रहे थे, बाइडेन की चेतावनी से भी नहीं डरे हम। और अचानक क्या हुआ कि हमको यूएई और छोटे छोटे देश डराने लगे और हमको माफी मांगनी पड़ गई 1 महीने के बाद। मई और जून में आप देख रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया? पैसे वाली बात है। उन लोगों से हमको खतरा नहीं है क्योंकि वो समझदार है, वो जानते हैं कि भारत के पॉलिटिशियंस ने ये निर्णय लिया है, वहां के लोगों से हमको बदला नहीं लेना। और वो आर्थिक सैंक्शन हमारे ऊपर नहीं लगाने वाले क्योंकि वो रेशनल है, वो पढ़े लिखे भी हैं और वो मानवाधिकारों को भी जानते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को भी जानते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझते हैं, वो डेमोक्रेसी को भी इज्जत करते हैं और रूल ऑफ लॉ की इज्जत भी करते हैं। तो इसलिए जो समझदार होता है उसे उतना डर नहीं लगता। लेकिन ये तो देश ऐसे हैं कि बहुत खतरनाक है और इनके यहाँ तो कानून भी, मानवाधिकार भी नहीं होते, आप जानते हो, सजाएं भी देते हैं तो बहुत खतरनाक देते हैं और बदला लेने पे उतारू हो जाए तो वहां जो इंडियन रह रहे हैं उन सबको निकाल देंगे तो फिर कम से कम 50 लाख इंडियन जो है उन देशों में खपे हुए हैं और वहां से रोज पैसा भेजते हैं भारत में, वो सब बंद हो जाएगा और नौकरियां इतने लोगों की चली जाएगी और कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? अच्छा, अरब देश जो है वेस्ट एशिया वाले, इनको भी भारत के मुसलमानों से नहीं पड़ी हुई है कि आपने 370 खत्म किया तो कश्मीरियों के फेवर में बोलने लगे। बिल्कुल नहीं बोले वो। यहाँ के किसी मुसलमानों का घर तोड़ रहे हो आप बुलडोजर से, बिल्कुल बोलते ही नहीं है वो। आपको तोड़ना है तोड़ो, इनमें से किसी को जेल में डालना है डालो, किसी को फांसी पे टांगना है टांग दो, उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ के मुसलमानों से। लेकिन उनके पैगंबर के बारे में अगर आप गालियां दोगे तो वो सब एक साथ उठ खड़े होंगे। तो ये गलत नब्ज दब गई ना, गलत तरीका हो गया। बीजेपी इसी को तो दुरुस्त करते फिरे, मोदी इसी को कंपनसेट करते फिर रहते और अपनी इमेज बनाते फिर रहते, क्योंकि उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के गरीब मुसलमानों से भी कोई लेना देना नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि भारत में मुसलमानों को नौकरी में वो 2% भी नहीं है, जबकि 16%, 18% जो है वो पॉपुलेशन में है। उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। वो कहते ही नहीं कि मुसलमानों को रोजगार दो, मुसलमानों की स्थिति ठीक करो, मुसलमान तीर्थ मस्जिद को कुछ अनुदान दो, मदरसों को कुछ ये करो, कुछ नहीं बोलते हो। उनको कोई लेना देना ही नहीं इन सब चीजों से। लेकिन पैगंबर को तो वो बहुत मानते हैं और धर्म के प्रति कट्टर तो वो हिंदुओं से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा कट्टरता है धर्म के प्रति। और जैसे ही पैगंबर को गाली पड़ी तो वो बौखला गए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, भैया ये तुम अपना रिश्ता खत्म हो जाएगा और ये सब समेट लो तुम, या तो और या फिर तमीज से रह दो। तो एकदम झुकना पड़ गया। तो इतने दिनों में, पिछले 7-8 सालों में मोदी ने जो इमेज बनाई और बार बार वहां जाकर के उन्होंने भी मोदी का सम्मान किया, उन्होंने भी बहुत, ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल एकदम फ्रेंडली नेशन है। फिर एकदम ये क्या हो गया, तो आपने उनको फिर पार्टी से भी निकाला, नुपुर शर्मा को, वो सब किया। लेकिन वो सब चीजों से नहीं, एक वो जो डैमेज हुआ, डेंट जो लगा ना इमेज पे, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि आपके वो फ्रेंडली नेशन है और आपको उनके साथ रिलेशन बना के रखना है। तेल खरीदना है आपको, बहुत सारी चीजों का आयात निर्यात होता है, वो बहुत सारी चीजें जब हमारे यहाँ के खरीदना बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर कहाँ जाएंगे? अच्छा, यूरोप से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूरोप इतना ज्यादा खरीदता भी नहीं और ना ही हम उनके ऊपर उतने डिपेंड करते हैं। यहाँ सीधा सीधा डिपेंडेंस, रेमिटेंस आता है। तो सारा का सारा ये भी गांधी का ही प्रभाव है। यहाँ गांधी नोट वाले गांधी, ये भी तो गांधी जी की डिप्लोमेसी। यहाँ रुपए पैसे का मतलब है। तो हमारा इन देशों के साथ रुपए पैसे से मतलब है, इधर गांधी को लेके चलते हैं हम लोग और उधर बुद्ध को लेके चलते हैं। तो मैंने आपको पूरी दुनिया के साथ हमारी डिप्लोमेसी के बेस बता दी। तो साथ साथ में बीच बीच में करंट अफेयर्स भी देता जा रहा हूँ आपको। मैंने थोड़ा सा रैशनैलिटी के ऊपर वो दिया था, फिर मैंने कहा मीडिया किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की बात करता है, फिर कैसे उसी को कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, ठीक है।
तो वो इसलिए तो बोला जाता है। और फिर ये वाली चीज, तो ये सब चीजें आप जोड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसे इसके ऊपर भी एक निबंध तैयार कीजिए, भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से तत्व हैं, तो हमारे फ्रेंडली रिलेशन किन किन कंट्रीज से और क्यों है, इकोनॉमिक बेस्ड, हिस्टोरिकल बेस्ड, कल्चरल बेस्ड, टूरिज्म बेस्ड, तो कई तरह के तत्व हैं हमारे, ठीक है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ा बदलाव आया, नहीं तो एस जयशंकर बहुत डोमिनेंट थे और कई देशों के साथ वो बिल्कुल आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे और एकदम डिफेंसिव होना पड़ गया। तो इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है, क्योंकि गलती तो हो गई। अब ये नहीं कह सकते ऐसा भी क्या बोल दिया, और बोल दिया तो बोल दिया, ये नहीं बोल सकते थे। एकदम आपको माफी मांगनी पड़ी, कार्रवाई करनी पड़ी, और क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां तक आपको जाना ही नहीं था। कई लोग बोलते ना तुम माँ तक नहीं जाओगे, बाप तक नहीं जाओगे तुम, क्योंकि वो तब तक सुनता रहता है, तब तक चलेगा, तुम कुछ भी करो, लेकिन जैसे ही वहां जाते हैं फिर वो एकदम पलट जाता है। वो बोलता नहीं ये तुमने गलती कर दी, बस ये यहां तक नहीं आना था, तुम अपनी सीमा को समझो कि तुम क्या कर रहे हो। हम तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, तुम अपने देश में कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम यहां तक कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर हम तुमसे रिलेशन भी रखें और तुमको फायदा भी पहुंचाएं और तुम्हारे साथ व्यापार भी करें। तो ये चीजें बहुत, ये सब पढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लोग पढ़े लिखे जब पार्टियों में होंगे, ऐसे पढ़े लिखे लोग जब सत्ता में पहुंचेंगे और मंत्री बनेंगे, और ऐसे लोग जब प्रशासन में होंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं को जानते हैं। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे किस रैशनैलिटी के साथ किस लेवल तक कौन सी बात करनी है, मैं उससे ज्यादा नहीं जाता हूँ। कई बार एक्सट्रीम लगता भी है, लेकिन आप अगर कानून के दायरे में जाकर के देखोगे तो वो वहां जाकर फिट हो जाएगी। वो वहां जाकर मैं एक्सट्रीम लेवल अपना यूज करता हूँ, एक्सट्रीम लेवल यूज करता हूँ, बिल्कुल वहां तक कि आपका दिमाग जो है हिल जाता है, बोलता है इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, ऐसी बात कैसे कह दी, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब आप कानून के साथ उसको मैच करते देखोगे तो बोले नहीं ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं, मतलब वो मैच कर जाता है वहां जाकर, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है उसमें। तो ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हो जाता है, अंदर आ जाता है, हमारे अंदर है, हमसे उस टाइप की चीजें नहीं होंगी, वायलेशन वाली चीजें होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी, और हम क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं, फुल्ली क्रिटिसाइज करते हैं, डायरेक्ट क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सामने वाले को भी अगर पूरा सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये तो बात तो सही है, तो गलत क्या है इसमें, जबकि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो। और ना ही कोई ट्रोल करता है, ना कोई पीछे पड़ता है, ना कोई धमकी आती है, ना कुछ नहीं होता, और हम अपनी बात पूरी किया जाते हैं। और तीव्रता बहुत होती है उसमें, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। यही तो आपको करना है, इंटेंसिटी के बिना तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इंटेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, वही तभी तो बदलाव लेके आएगी, आपको परीक्षा में मार्क्स दिलाएगी। तो आपकी लैंग्वेज की इंटेंसिटी तो होनी चाहिए, तीव्रता तो चाहिए, लेकिन उसकी वो कहीं वायलेशन करते हुए नहीं होनी चाहिए, कहीं वो हिंसात्मक ना हो जाए, हिंसा को भड़काने वाली ना हो जाए। तो हम तो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, तो हम तो देश के हित में बात कर रहे हैं, तो ये नेशनल इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है, ठीक है। और नेशनल इंटरेस्ट वाली बात घर के लोग नहीं करेंगे और देश के लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। कोई यदि भटका हुआ है और जिसकी वजह से नुकसान आ रहा है तो उसको समझाएगा कौन, इसकी जिम्मेदारी किसकी। और सबसे हर युग में टीचर ही ये काम करता है, तो हम वही काम कर रहे हैं। उस समय चाणक्य ने किया था, इस समय हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टीचर का काम ही है कि वो सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। टीचर केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं दिखाता, प्रशासकों को भी दिखाता है और शासकों को भी दिखाता है, क्योंकि उसी से तो माइंडसेट तैयार होता है, रैशनैलिटी तैयार होती है, ठीक है ना। तो जिम्मेदारी बनती है। और अगर हम भी ऐसे ही हो गए तो हम में और चारण लोगों में फर्क क्या है। वो तो वेतनभोगी चारण होते हैं जो उनकी स्तुति में प्रशस्ति गान लिखते हैं, तो प्रशस्ति गान हम भी लिखेंगे तो हमने वेतन थोड़े लिया, हम तो जानबूझ के वेतन छोड़ के बैठे ही इसीलिए ताकि हम डायरेक्ट बात कर सकें, एक एक दो हाथ कर सकें। हम बोलते हैं 2-2 हाथ करना है, तो 2-2 हाथ तभी तो हो पाएगा जब हम वेतन नहीं लेंगे और अपना पोषण खुद करेंगे। तो हमारा पोषण हम खुद करते हैं, किसी का वेतन पे नहीं है, तो हम सही बात कह पाएंगे। जो वेतन पे जिंदा है वो लोग तो कुछ बात कर ही नहीं पाते हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं है, उनकी तो सीमा है, उनको तो हटा दिया जाएगा, नौकरी से हो सकता है निकाल दिया जाए।
ये है, ये आपके आंसर है। तो मुझे लगता है कि पर अभी सप्ताह का होमवर्क नहीं हुआ, ठीक है? तो सप्ताह भर का होमवर्क लिखने के लिए लिखो, थोड़े बड़े प्रश्न भी लिखो, 250 वर्ड वाले भी लिखो। 250 वर्ड वाला क्वेश्चन पहला एक छूट गया है हमारा, आर्यों का आगमन हो गया था, अराइवल ऑफ आर्यंस नहीं हुआ था, आर्यों का आगमन जरूर लिखो। भारत में आर्यों का आगमन, अराइवल्स ऑफ आर्यंस इन इंडिया, भारत में आर्यों का आगमन, ये 250 वर्ड में लिखिए। फिर लिखिए फेडरलिज्म इन एंशिएंट इंडिया, फेडरलिज्म इन एंशिएंट इंडिया, संघवाद, प्राचीन भारत में संघवाद। ये भी बड़ा प्रश्न लिखिए। तीसरा लिखिए हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट, ग्रीको रोमन इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज पर यूनानी यानी ग्रीको रोमन नहीं, सॉरी क्या था, यूनानी और कौन सा हेलेनिस्टिक में एक और कौन लेते हैं, रोमन, रोमन, ग्रीको रोमन, सॉरी ग्रीको रोमन, यूनानी और रोमन सभ्यताओं का प्रभाव भारतीय संस्कृति और समाज पर, यूनानी और रोमन सभ्यताओं का प्रभाव। एक प्रश्न आपको पहले भी लिखने के लिए कहा था मैंने, स्कल्पचर वाला लिख लिया था, मथुरा और गांधार वाला, वो लिख लिया है, ठीक है। फिर लिखिए दोनों की तुलना, इंडिका और अर्थशास्त्र की तुलना, कंपैरेटिव अकाउंट ऑन अर्थशास्त्र एंड इंडिका, कंपैरेटिव अकाउंट ऑन अर्थशास्त्र एंड इंडिका, ये सब 250 वर्ड में लिखना है। ये ऑप्शनल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल वालों के लिए भी। नेक्स्ट लिखिए इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, इंस्क्रिप्शंस एंड देयर टीचिंग्स, अशोकाज इंस्क्रिप्शन एंड देयर टीचिंग, तो अशोक के शिलालेख और उनकी शिक्षाएं, कौन से शिलालेख कहाँ पर हैं और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर 250 वर्ड में एक नोट्स बनाइए। अभी इस बार पूछा था ना प्रश्न, अशोक के शिलालेख आए थे, 2 उड़ीसा के थे, एक आंध्र प्रदेश वाला था, और तो जोड़ी पहचानने के लिए आया था ना वो, हाँ, तो वो इसी ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। फिर लिखिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मौर्यन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठन, मौर्य साम्राज्य में सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और एक कॉमन क्वेश्चन है, फॉरेन अफेयर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, फॉरेन अफेयर्स, मौर्य साम्राज्य के विदेशी संबंध, मौर्य साम्राज्य के विदेशी संबंध, दुनिया के दूसरे देशों से क्या क्या संबंध थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। सेल्यूकस, मेगास्नीज और ये सब तो बात करते ही हम लोग, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने वहां से ली है, दी है, और रिलेशंस बहुत दूर दूर तक थे, मेसोपोटामिया से और वहां से। ये फिर लिखिए अशोका का धम्म पॉलिसी ऑफ अशोका, अशोका की धम्म नीति क्या थी, अशोक की धम्म नीति, धम्मा पॉलिसी।
ठीक है, शॉर्ट नोट में लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य लिखने के लिए कहा था, हाँ 100 वर्ड में चंद्रगुप्त मौर्य लिखिए। कलिंग वॉर, कलिंग का युद्ध, वॉर ऑफ कलिंगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर कैसे हुआ, तो उसके पूरे कारण। शुंगा डायनेस्टी या पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र पे भी लिखिए। अग्निमित्र पे भी 10 पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि मालविका अग्निमित्रम भी अग्निमित्र की कहानियां, तो वहां से मालविका अग्निमित्रम से ही चलेगा। 10 पॉइंट्स मिलिंद पन्नों पे भी लिखे, शायद मैंने पहले भी दिया था। मिलिंद पन्नों, क्वेश्चंस ऑफ मिनेंडर, मिलिंद पन्नों, ठीक है। तो ये इतना एक्सरसाइज करोगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आए, इनमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी बहुत होंगे और मेंस की भी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। पहले आप इस एक्सरसाइज को करो, फिर देखते हैं। ऐसे ऑलरेडी हमने दिया हुआ है इस बार का, तो अच्छा खासा होमवर्क है आपके पास, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ते रहो और एक आध मंथली मैगजीन खरीद लिया करो, क्रॉनिकल टाइप, और उसको पूरा कर लिया करो अंडरलाइन करके। फिर बाद में उसको इस तरह से अंडरलाइन करो कि 1-2 दिन में रिवाइज कर सको परीक्षा के दिनों में, ठीक है। ज्यादा समय नहीं होता। हाँ जी, सिंगल यूज प्लास्टिक, ओके, हाँ करंट में, हाँ तो उसका भी देंगे कभी, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक तो बहुत पुराना हो गया अब तो मोदी जी को अब समझ में आया। बत्ती देर से चलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अभी का करंट अफेयर वो प्रॉब्लम उनकी अपनी नहीं है, ठीक है। सिविल सर्विसेज वाले तो आगे चलेंगे ना। चलो ठीक, ओम दिया।